नमस्कार। आज हम थर्ड ईयर हिंदी साहित्य की टेक्स्ट बुक आधुनिक निबंध की जो पुस्तक है आपकी आधुनिक गद्य संकलन, उसकी शुरुआत करेंगे। मैंने आपको इस पुस्तक के प्रथम जो पृष्ठ है उसकी छायाचित्र आपको मैंने यहाँ पर प्रस्तुत की है, जिसमें बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के दूसरे प्रश्न पत्र के लिए जो निबंध की पाठ्य पुस्तक आपके लगी हुई है उसका एक चित्र मैंने दिया है। आप इस पुस्तक को अवश्य खरीद लें। अगर आपके पास पुस्तक नहीं होगी तो मेरे द्वारा जो निबंध का अर्थ, उसकी व्याख्या, उसके सारांश या उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बातें बताई जाएगी वह आपके लिए समझना उसके लिए बहुत कठिन हो जाएगा बगैर पुस्तक के अभाव में। इसलिए पुस्तक आपके सामने होगी, आप पुस्तक में दिए हुए निबंध को पढ़ेंगे, फिर उसके पश्चात में मेरे इस व्याख्यान को सुनेंगे तो आपको बहुत आसानी से वह निबंध समझ में आ जाएगा। अन्यथा आपको निबंध समझने में बहुत कठिनाई आएगी। इसलिए आप पुस्तक ज़रूर खरीद लें और उसको पहले उस निबंध को पढ़ें, फिर उसके पश्चात मेरे व्याख्यान को सुनें। आज हम इस टेक्स्ट बुक के पहले निबंध मन की दृढ़ता की शुरुआत करेंगे। मन की दृढ़ता बालकृष्ण भट्ट जी का निबंध है। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के एक बहुत महत्वपूर्ण निबंधकार हैं। भारतेंदु युग हिंदी गद्य के क्षेत्र में एक मील का स्तंभ है, क्योंकि गद्य की जितनी भी विधाएं हैं उसकी हम शुरुआत कह सकते हैं वो भारतेंदु युग में हुई। और विशेष रूप से कुछ गद्य तो जैसे निबंध के क्षेत्र में यदि माने तो उसमें तो उन्होंने क्रांति सी ही ला दी थी। भारतेंदु और उसकी मंडली के सभी लेखकों ने निबंध विधा को बहुत गहराई से उन्होंने अभिव्यक्त किया, और जिसको बहुत पहले हल्की रचना एक माना जाता था, भारतेंदु युग में उस निबंध रचना को बहुत महत्वपूर्ण आकार प्रदान किया गया। मैं आपके दिए हुए निबंध को, मैंने संपूर्ण निबंध को आपको अपने इस मोबाइल में छायाचित्र के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। पूरा निबंध आप देख सकते हैं। तो जब मैं आपको निबंध के पहले अवतरण का सारांश आपको मैं बताऊं तो उसके लिए आपके पास पुस्तक होना, या अगर एक बार पुस्तक नहीं है तो दिए हुए जो अंश हैं मेरा उसे आप पहले पढ़ें, उसके पश्चात इस सारांश को सुना करें। बालकृष्ण भट्ट के इस निबंध में लेखक के सबसे पहले यदि हम शीर्षक की समीक्षा ही करें तो यह शीर्षक ही हमारे सामने एक कौतूहल पैदा कर देता है कि मन की दृढ़ता। इस निबंध का शीर्षक पढ़ते ही हमारे सामने ये प्रश्न उपस्थित हो जाता है कि मन की दृढ़ता क्यों आवश्यक है, उसके क्या परिणाम होते हैं, मन की दृढ़ता हम अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं। क्योंकि सामान्य रूप से आप देखते होंगे कि मनुष्य का जो मन है वह दुर्बल होता है। दृढ़ मन वाले व्यक्ति बहुत कम जीवन में आपको देखने को मिलेंगे। यानी जो भी हम कई बार छोटे मोटे भी हम जब वचन को हम कहते हैं ना कि मैं इस वचन का पालन करूंगा, लेकिन मन कच्चा होता है ना तो वचन दूसरे दिन टूट जाता है। तो यह निबंध बहुत रोचक है और बहुत आसानी से आपके समझ में भी आएगा, क्योंकि भारतेंदु युग में निबंधों की जो भाषा है वह बहुत ही सरल, सहज और रोचक रूप में रखी गई है। मैं इस निबंध के अवतरण से संबंधित उसकी जो महत्वपूर्ण अंश होंगे उसके मैं सारांश आपको प्रस्तुत करूंगा। मैं सबसे पहले एक लाइन इस की मैं शुरू कर रहा हूं, उसके पश्चात आप पैराग्राफ को ज़रूर पूरा पढ़ें और उसमें दिया हुआ जो सारांश होगा वो मेरे द्वारा यहाँ प्रस्तुत किया जाएगा। मैं निबंध का संपूर्ण निबंध का वाचन न करके आपको निबंध के जो महत्वपूर्ण अंश है उसका वाचन केवल किया जाएगा, और निबंध का पूरा जो एक सारांश है, पूरा जो अर्थ है, निबंध की जो पूरी विवेचना है वह मेरे द्वारा की जाएगी।
इसलिए निबंध आप पूरा पहले अवश्य पढ़ें, उसके पश्चात ही आप व्याख्यान सुनें। अनेक मानसिक शक्तियों में दृढ़ता भी मन का एक उत्तम और मनुष्य के प्रशंसनीय गुण है, परंतु इन मानसिक शक्तियों पर कुछ लेख लिखने या उनके विचार के संबंध में कुछ कथोपकथन करने के पहले यह प्रश्न उपस्थित होता है कि इस कथोपकथन का उद्देश्य क्या है। यदि यह माना जाए कि कोई न कोई मानसिक गुण लोगों में रहता ही है, जो लोग उन गुणों का पूरा आनंद और लाभ उठाएंगे, तब आप अपने इस लेख में और क्या अधिक लाभ पहुंचा सकते हैं। लेखक ने कहा है कि मनुष्य के मन के अंदर अनेक प्रकार की शक्तियाँ विद्यमान होती है। अनेक मानसिक जो शक्तियाँ होती है, उस मानसिक शक्तियों में मन की दृढ़ता भी एक मानसिक शक्ति है। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है, कठोर परिश्रम और निरंतर अभ्यास करना चाहता है, और निरंतर अभ्यास और कठिन परिश्रम के पश्चात वह अपने आप को एक सफल व्यक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता है समाज में। लेकिन यदि हम अपने मन को दृढ़ नहीं कर सकते, जब तक मन को दृढ़ नहीं करेंगे तब तक हम किसी भी कार्य को पूर्ण करने की सोच भी नहीं सकते। इसी का यहाँ पर लेखक ने एक भूमिका के रूप में विवेचन किया है कि जो जो मन की दृढ़ता जो एक मानसिक गुण है ना, उसका पूरा विवेचन मैं क्यों करना चाहता हूँ लेखक के अनुसार, वह इसलिए कि जिन लोगों में भी जो भी मानसिक गुण होते हैं वे प्रत्येक गुण का अपना पूरा लाभ और आनंद उठाना चाहते हैं, और जो लोग मन की दृढ़ता से संपन्न होते हैं वे भी इसका लाभ उठाना चाहते हैं। इस कारण से लेखक ने कहा कि मेरे मन में यह प्रश्न आया कि क्यों नहीं इस विषय पर मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करूं। गधा पीठ घोड़ा नहीं हो सकता, जिनमें किसी गुण का लेस नहीं वे किसी तरह गुणशाली ना हो सकेंगे। इस पूरे जो अवतरण है इसका आप अच्छी तरीके से वाचन करें, फिर मैं इस अवतरण से संबंधित आपको जो महत्वपूर्ण बात लेखक ने इसमें कही है इस अवतरण में, मैं उसको उद्धृत करना चाहूँगा। मानसिक शक्ति पर लेख लिखने अथवा चर्चा करने का उद्देश्य लेखक ने पहले अवतरण में हमें समझाया था। जो लोग अपने गुणों का लाभ उठा रहे हैं वे अवश्य उठाएंगे। इस स्थिति में इस प्रकार के निबंध लिखने का प्रयोजन क्या हो सकता है, उसको व्यक्त आगे लेखक कर ये कह रहा है कि गधे को पीट पीट करके कभी घोड़ा नहीं बनाया जा सकता। और कहने का तात्पर्य है कि कोई मनुष्य यदि जैसे जिसमें कोई गुण ही नहीं है, वह गुणहीन है, तो आप चाहे कितनी कोशिश कर लें तो उसमें गुणों को भर नहीं सकते, गुणों को पैदा नहीं कर सकते। और जो लोग इस तरह की बात कहते हैं उनकी बात भी लेखकों को यह बात लेखकों को बहुत हद तक ठीक लगती है। आज लेखक के अनुसार हम पूरे देश में अनेक जगह पुस्तकालय खुल रहे हैं, अनेक जगह विद्या को बढ़ाया जा रहा है। बहुत से लोग है ना अच्छा करने के लिए बहुत से प्रवचन भी दे रहे हैं, अनेक प्रकार के समाचार पत्र आदि प्रकाशित हो रहे हैं, अनेक विधाओं पर लेखनियाँ चल रही है। इस तरह के अनेक उपाय है ना लोगों के गुणों को विकसित करने, उसके चाल चलन को अच्छा रखने या चरित्र को सुदृढ़ अच्छा बनाए रखने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, है ना। उन सभी उपायों में उसका एकमात्र जो उद्देश्य है लेखक के अनुसार, इन सब उपायों का एकमात्र उद्देश्य है वह यह कि लोगों की मन की जो शक्ति है उसे कैसे बढ़ाया जाए। क्योंकि जिन लोगों को भी लेखक के अनुसार हम सुधार करना चाहते हैं वे लोग यही हैं जिन पर कोई भी उपाय कर लो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए ये सभी उपाय चाहे कितनी संख्या में अधिक किए जा रहे हो लेखक के अनुसार, पर लोगों का जो चरित्र होता है वह ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो मूल जो समस्या है लेखक के अनुसार कि जब तक मन में दृढ़ता हमारे नहीं आ सकती, जब तक, या दूसरे शब्दों में कहें जब तक हमारे मन में दृढ़ता नहीं आएगी तब तक हम किसी भी दृष्टिकोण से किसी भी आदमी को गुणी नहीं कर सकते। वह आदमी स्वतः ही तभी गुणी होगा जब उसके मन में दृढ़ता की भावना आएगी कि मुझे अच्छा होना है। क्योंकि कोशिश करेंगे तभी सफलता मिल सकती है और बिना कोशिश किए कभी कोई सफलता नहीं मिल सकती। यहाँ लेखक ने इस एक लाइन से मैं आपको थोड़ा स्पष्ट कर रहा हूँ, आपने इसको पढ़ा ही होगा। गधा पीठ घोड़ा ना हो सकेगा ऐसा मानने वालों के मत का खंडन करना मेरा तात्पर्य नहीं, किंतु उसके साथ ही हम यह मानते हैं कि बुद्धि का काम मनुष्य को सत्कर्म संबंधी शिक्षा देने से यही मालूम होता है। लेखक के अनुसार सत्कर्म संबंधी जो शिक्षा दी जाती है उसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि लोगों का आचरण शुद्ध हो। जो लोग यह मानते हैं कि गधे को पीट पीट कर घोड़ा नहीं बनाया जा सकता,
उनके विचारों का लेखक विरोध नहीं कर रहा है, पर उनकी बातों का खंडन नहीं करना चाहता। लेकिन भट्ट जी यह जरूर मानते हैं कि सत्कर्म या जो बुद्धि का काम है वह हमेशा लोगों को एक अच्छी प्रेरणा देने का ही होना चाहिए। इस तथ्य को लेखक ने इस अवतरण में व्यक्त किया है। अब आगे का जो अवतरण है कि अब तो बुद्धि रूपी लैंप के द्वारा उसने अपनी पहली निबिड़ अंधकार पूरित प्रकाश के संस्कार से संस्कृत पिछली दशाओं का देख लिया। इस अवतरण के अंतर्गत लेखक यह तथ्य स्पष्ट करना चाहता है हमारे सामने कि जो बुद्धि का जो लैंप होता है वही एकमात्र ऐसा लैंप है, यानी कहने का तात्पर्य एकमात्र ऐसा प्रकाश है जिसके माध्यम से मनुष्य अंधकार को भेद सकता है। क्योंकि बगैर बुद्धि के प्रकाश में अपने मन के अंधकार को यदि किसी ने देख लिया तो निश्चित रूप से उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, और ऐसा प्रयत्न करने वाला जो व्यक्ति है वह फिर साधारण नहीं, वह दृढ़ मन वाला व्यक्ति ही कहलाएगा। लेखक यहाँ पर इस अवतरण में जो तथ्य स्पष्ट कर रहा है वह यह कि जो लोग प्रशंसा करने योग्य होते हैं, अभ्यास और प्रयत्न के द्वारा वह प्रशंसा प्राप्त की जा सकती है, और वह तभी संभव है जब मनुष्य का मन दृढ़ हो। जो बार बार प्रयत्न करने पर भी कुछ प्राप्त कर सकता है वही व्यक्ति जीवन में प्रशंसा प्राप्त कर सकता है समाज में। लेखक ने यहाँ पर एक संस्कृत जो श्लोक है उसके माध्यम से भी अपनी बात स्पष्ट कही है कि शक्ति निपुणता लोक शास्त्रार्थ काव्य निरीक्षणात् काव्यानि शिक्षाभ्यास इति हेतुसत्, अर्थात अभ्यास जो होता है उस अभ्यास से प्राप्त जो गुण होते हैं उसमें जितना मनुष्य सीख सकता है वह ईश्वर के द्वारा दिए हुए एक विशेष इस गुण से ही मनुष्य अपनी समाज में प्रशंसा प्राप्त कर सकता है। यह एक कवित्व शक्ति के माध्यम से लेखक ने अपनी बात स्पष्ट की है। दंडी का जो कथन है वह भी आचार्य मम्मट और दंडी इन दोनों के कथन को यहाँ पर लेखक ने रखा है निबंध में, वो आपके सामने स्पष्ट है। आप इन दोनों जो संस्कृत श्लोक है उनका वाचन करें, उससे स्पष्ट होता है कि लेखक ने यहाँ पर आचार्य मम्मट और जो दंडी है दोनों के कवित्व शक्ति को लेखक ने एक ईश्वर पद्धति माना है, पर उन्होंने जो अभ्यास किया वह उस अभ्यास से जो कवित्व शक्ति उनको प्राप्त हुई थी वह भी कोई कम समाज के लिए कोई कम महत्वपूर्ण नहीं है। लेखक के अनुसार कहने का प्रयोजन यह है कि नाना प्रकार के गुणों में मनुष्य की असमता में विधाता का विषम भावी कारण है, परंतु इसके साथ यह मानना पड़ेगा कि विधाता की विषमता से जो यह भांति भांति की त्रुटि संसार में देख पड़ती है उसे पूरा करने वाला सर्वोत्तम प्रधान कारक अभ्यास है। स्पष्ट है, मैंने आपको पूर्व में कह दिया कि लेखक के अनुसार चाहे ईश्वर ने हमें कोई भी ऐसी श्रेष्ठ शक्ति दी हो, चाहे वह काव्य सृजन हो, चित्रकला हो, शिल्पकला हो, किंतु उसमें भी मनुष्य त्रुटि दे सकता है, लेकिन यदि वह अभ्यास करता रहता है तो वह एक ऐसा सर्वोत्तम माध्यम बन जाता है जिससे मनुष्य समाज में प्रेरणा प्राप्त करता है। मनुष्य में जो गुणों की जो समानता होती है ना वह कभी भी समान नहीं होती। हर जो लड़का होता है शिक्षा ग्रहण करता है वह अलग अलग ढंग से लेखक के अनुसार शिक्षा ग्रहण करता है। बालक जब छोटा होता है तो अपनी विशेष रुचि से कारण से किसी एक मुख्य विषय पर प्रकट करता है, और कोई अन्य बालक होता है वह अन्य दृष्टिकोण से अपनी बात को व्यक्त करता है। ये केवल लेखक ने एक उदाहरण दिया है बालकों के संदर्भ में, वही युवकों के संदर्भ में भी लेखक ने उदाहरण दिया है कि जो विषय या जो मनुष्य के गुण होते हैं वह ईश्वरीय दान के रूप में तो थोड़े बहुत प्राप्त होते हैं, किंतु उसे अभ्यास के द्वारा ही वह बालक और युवक होते हैं, चाहे वो कारीगर हो, चाहे वो शिल्पी हो, चाहे वो गणित सीखने वाला हो या कोई अन्य, वह अभ्यास के सहारे अपने कमज़ोर से कमज़ोर जो विषय होते हैं उसमें भी वह पारंगत हो जाता है। यह तभी संभव है जब अपनी सहायता अपने आप करने वाला जो मनुष्य होता है उसी का लेखक ने दूसरा नाम मन की दृढ़ता कहा है। स्पष्ट रूप से लेखक ने यहाँ पर इस बात को हमारे सामने कहा है कि परिणाम जो है वह यही कि इस अच्छे या पूर्ण के क्या मायने हैं। लेखक के अनुसार बहुत सी जो बातें होती हैं वह उत्तम शिक्षा के प्रभाव से नहीं बल्कि अभ्यास के प्रभाव से आ जाती है।
कुछ लोग लेखक के अनुसार ऐसे भी होते हैं जिनका जो नज़रिया होता है वह किसी विशेष संदर्भ में या विशेष संयोगवश विशेष अलग से दिखाई देता है। कोई व्यक्ति किसी विषय को जानता है, कोई प्रेम, कोई घृणा, कोई बात को मानने वाला, कोई भूलने वाला। मनुष्य अपनी रुचि के अनुसार, अपनी रुचि अरुचि इसके अनुसार मनुष्य क्या करता है कि वह अपने अभ्यास को घटाता बढ़ाता रहता है। एक दृष्टांत दिया था लेखक ने बालकों के संदर्भ में। लेखक के अनुसार यह बात बालक के संदर्भ में नहीं, जवानों के संदर्भ में भी ईश्वरीय देन, जो नेचुरल गिफ्ट है वह पाई जा सकती है। लेखक के अनुसार जो लोग यह मानते हैं कि कुछ लोगों की खास बात की तरफ झुकावट इत्तेफाक से है, ऐसी बात आज पड़ी है कि वह उस बात को चाहने लगा या अच्छी तरह समझता है, इस सब का कारण बिल्कुल इत्तेफाक ही है। हमारी जान में ऐसा मानने वालों की बड़ी भूल है। लेखक ने कहा कि जो लोग ऐसा मानते हैं कि यह इत्तेफाक ही है कि लोग कोई विषय जो इसकी तरफ ज़्यादा झुका है या जो इस विषय पर वह ज़्यादा अपनी पारंगता, ये एक संयोग है, ऐसा नहीं है। लेखक के अनुसार यह संयोग नहीं, उस व्यक्ति के द्वारा किया गया अपने मन की दृढ़ता के परिणाम स्वरूप ऐसा उसमें आया है। इसलिए जो लोग अपने किस्मत को, प्रकृति को या ईश्वरीय देन को जो कहते हैं, उसमें वह चीज़ गौण है, बल्कि उस मनुष्य की जो मन की दृढ़ता होती है वही प्रमुख है। इस पूरे निबंध में जो लेखक ने अपने सारांश में जो बात कहनी चाहिए है कि जो दृढ़ मन वाला व्यक्ति होता है वह दूसरों के ऊपर भी बहुत अच्छा प्रभाव डालता है। और केवल मन की दृढ़ता वालों का ही प्रभाव पड़ता हो ऐसा भी नहीं है। आपस में कई बार दो टकराने वाले जो मित्र होते हैं वे भी एक दूसरे पर प्रभाव डाल सकते हैं। कई बार कोई भला या बुरा मनुष्य जो आपके जीवन में संपर्क में आता है तो वह भी क्या कर सकता है, आपके जीवन में बहुत बुरा या कड़ा प्रभाव डाल सकता है। अब आप इस निबंध के इस अंश को एक बार पुनः अच्छी तरह देखें कि पेज संख्या 28 पर जो यहाँ पर मैंने चित्र दिया हुआ वह इसको पढ़ें आप। यहाँ तक हमने इस मानसिक दृढ़ता का एक लक्षण लिखा। यह जो अवतरण है यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इस अवतरण से संबंधित आपको कुछ विशेष बातें बताना चाहूँगा। लेखक ने यहाँ पर कहा है कि मन की जो दृढ़ता होती है इससे पहले मन की मजबूती जो पहचान होती है वही बता देती है। मन की मजबूती को लेखक ने कहा है कि इस दृढ़ता को हम हठ नहीं कह सकते। कई लोग कहते हैं कि बहुत दृढ़ होते हैं मन के, तो दूसरे लोग उसे क्या कह देते हैं कि ये तो हठी है, ये तो क्या कर रहा है, घमंडी, घमंड से, अपने अहंकार से अपने हट को छोड़ नहीं रहा है ना। तो इस हठ या एक प्रकार से ये दुराग्रह है जो मनुष्य के मन में आ जाता है ना। लेखक के अनुसार उससे भी हमें बचना चाहिए। हमें हठी नहीं होना है मन की दृढ़ता से। यह जो संदर्भ है बहुत महत्वपूर्ण है। निबंध के अंतर्गत मन की दृढ़ता में जो एक तरह की विचित्रता भी आ जाती है जिसे हठ नहीं कहा जा सकता। हठ एक बुरी जिद के कारण से आ सकता है मनुष्य के जीवन में। हठ शब्द सुनने वालों जो होते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर उसके लिए एक बुरा भाव या बुरा आचरण हमारे मन में हम उत्पन्न कर लेते हैं। जबकि दृढ़ता को मानने वाला व्यक्ति कभी हठी नहीं हो सकता, उसे तो वह बात अच्छी लगती है इसलिए मानता है। लेखक यह बात कहना चाहता है क्योंकि लेखक ने यहाँ पर एक लाइन जो कही है उसको समझें आप कि यदि सुनने वालों को ग्राह अग्राह, प्रिय अप्रिय करने की फुर्सत मिले तो बोलने वाले के मानसिक शक्ति की प्रशंसा में हम दृढ़ का प्रयोग करेंगे ही। तो मानसिक दृढ़ता का मुख्य लक्ष्य या गुण यह है कि वक्ता सुनने वाले का मन अपनी मुट्ठी में कर ले। स्पष्ट है कि अपना अहम, अपना घमंड, अपना जिद, अपना दुराग्रह वो स्थापित नहीं करना होता है मन की दृढ़ता में, बल्कि मन की दृढ़ता का मुख्य लक्षण क्या है लेखक के अनुसार, वह यह कि जो बोलने वाला है वह सुनने वाले मनुष्य के मन को अपनी मुट्ठी में कर ले, तभी उसकी जीत मानी जा सकती है। इस निबंध के अंतर्गत लेखक ने मन की जो दृढ़ता है उसके जो क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, मन की दृढ़ता को सिद्ध करने के लिए लेखक ने कई जो उदाहरण दिए हैं उसके प्रभावों को बताया है।
किस प्रकार दृढ़ मन वाले परस्पर यदि एक दूसरे के संपर्क में आता है कोई मनुष्य, तो किस तरह वो कहाँ तक उसको प्रभावित कर सकता है, इन सब का विवेचन यहाँ पर लेखक ने अपने इस निबंध के अंतर्गत किया है। इस निबंध का जो एक सार है, सारांश है, वह आप एक नोट्स के रूप में मेरे व्याख्यान के आधार पर आप इसको तैयार करें। इसमें मुख्य बात आप इन चीज़ों को रखें कि पहले शीर्षक का औचित्य रखें, फिर उसके पश्चात मानसिक दृढ़ता का लक्ष्य रखें और मानसिक दृढ़ता का लक्ष्य के मनुष्य के गुणों को के दृष्टिकोण से देखें। पूरे निबंध में विवेचन में आप इस तथ्य को ध्यान में रखें कि एक के मन का प्रभाव दूसरे पर कैसा पड़ सकता है। इस तथ्य को नज़र रखते हुए आप इसको एक मेरे व्याख्यान को इस निबंध के नोट्स के रूप में, सारांश के रूप में आप लिखें। धन्यवाद।